सबों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इस अधिनियम में कुल 5 चैप्टर है, 31 सेक्शन है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिला 9 सितंबर 1988 को। इस अधिनियम का उद्देश्य ऑब्जेक्ट है भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन करना, एक जगह एकत्रित करना और उसको संशोधन करना। अब हम चलते हैं चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी से संबंधित है। इसमें 2 सेक्शन है सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में का नाम है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 कहता है कि इस अधिनियम का नाम क्या है। तो इस अधिनियम का नाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। ये अधिनियम 2 सब सेक्शन 2 है कि यह अधिनियम लागू कहाँ है और किस पर लागू है। तो कहता है यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है और समस्त भारत के नागरिकों पर लागू है। इसका मतलब है कि जो भारत का नागरिक इंडिया से बाहर चल गया है उस पर भी ये अधिनियम लागू होगा। अब हम दूसरा सेक्शन पर आते हैं जो कि डिफिनीशन क्लाउज है। 2A निर्वाचन को परिभाषित करती है। निर्वाचन कहते किसे हैं, इलेक्शन कहते किसे हैं तो कहता है कि संसद, विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकरण या लोक प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण में कौन कौन आएगा? नगर निगम, ग्राम पंचायत। और अन्य लोक प्राधिकरण में सहकारी समिति आता है। इन सभी के सदस्यों के चयन के लिए जिस भी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे ही हम निर्वाचन कहते हैं। 2AA विहित प्रिस्क्राइब को परिभाषित करता है। प्रिस्क्राइब से तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम आते हैं। 2B लोक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी कहते किसे हैं? वैसा कर्तव्य, वैसा ड्यूटी जिसके निर्वहन में जनता की सेवा, लोकहित में कार्य किया गया हो, अर्थात जिसके निर्वहन में राज्य, जनता और समस्त समुदाय का हित निहित हो आता है। राज्य का मतलब क्या है कि किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन या सरकार से सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय या कंपनी। अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी भी है। 2C लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित करती है। इसमें 12 प्रकार के व्यक्ति को लोक सेवक माना गया है, जो कि IPC में जो लोक सेवक को परिभाषित किया गया है सेक्शन 21 में, उससे थोड़ा अलग है। पहला कहता है वैसा व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है या सरकार से जो वेतन पाता है या लोक कर्तव्य के पालन में वह सरकार से कोई शुल्क या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, वह लोक सेवक माना जाएगा। दूसरा कहता है वैसा व्यक्ति जो प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है, वह भी लोक सेवक माना जाएगा। तीसरा, वैसा कोई भी व्यक्ति जो केंद्र सरकार या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई भी सरकार के नियंत्रण या स्वामित्वाधीन वाली कोई ऐसी संस्था या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या निकाय के कर्मी जो उनसे वेतन पाते हैं, वो भी लोक सेवक माने जाएंगे। चौथा, कोई न्यायाधीश
कोई न्यायाधीश और उसके अधीन जो भी व्यक्ति काम करता है, उसके न्याय निर्णय के कृत्यों के निर्वहन के लिए जो उसके के साथ काम करता है, वैसा व्यक्ति भी लोक सेवक माना जाएगा। 5वां, वैसा कोई भी व्यक्ति जो न्याय प्रशासन के संबंध में उसके कर्तव्य के पालन के लिए जिस भी व्यक्ति को न्यायालय में प्राधिकृत किया गया है वो भी व्यक्ति लोक सेवक माना जाएगा। यानी न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई कार्य करने के लिए ये जो व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वह लोक सेवक माना जाता है। जैसे रिसीवर, परिसमापक और आयुक्त। 6, कोई मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके न्यायालय द्वारा कोई सक्षम लोक प्राधिकरण जिसको कि कोई मामला या कोई विषय पर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है, वह व्यक्ति भी लोक सेवक माना जाएगा। 7वां, कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता हो जो कि निर्वाचन सूची तैयार करता हो या प्रकाशित करने के लिए सक्षम हो या निर्वाचन से संबंधित कार्य को करने के लिए या उस कार्य में भाग लेने के लिए सक्षम हो, वो भी व्यक्ति लोक सेवक माना जाएगा। 8वां कहता है, वैसा व्यक्ति जो लोक कर्तव्य के पालन के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है और कोई पद पर बना है तो इसमें कौन आ जाएगा? एमएलए और एमपी, ये भी लोक सेवक माने गए हैं, जबकि आईपीसी में नहीं। 9वां, वैसा कोई व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक कार्य में लगा हुआ या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या किसी वैसी संस्था का अध्यक्ष या सचिव हो या कोई पदाधिकारी हो या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई स्थापित निगम हो या उसके स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कोई ऐसी संस्था हो जिससे सरकार से सहायता प्राप्त होता है, उसके अधीन वैसा व्यक्ति कार्यरत हो, वो भी लोक सेवक माना जाएगा। 10वां, जैसे 10वां में कहता है, कोई सेवा आयोग या बोर्ड चाहे वो जिस भी नाम से ज्ञात हो, उसका अध्यक्ष और कर्मचारी भी लोक सेवक माना जाएगा। यानी इसको उदाहरण के तौर पर हम इस तरह से समझेंगे, जैसे बीपीएससी का जो अध्यक्ष है और उसका कर्मचारी है, वो भी लोक सेवक माना जाएगा। 10वां, कोई विश्वविद्यालय का कुलपति यानी वाइस चांसलर या कोई स्कूल का प्रिंसिपल या कोई शिक्षक या कर्मचारी चाहे जिस भी पद से जाना जाए, वो भी लोक सेवक माना जाएगा। 12वां, कोई ऐसा व्यक्ति जो विधि द्वारा वैसा शैक्षणिक संस्था या वैज्ञानिक या सामाजिक संस्था जिसे कि या तो राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो या राज्य या केंद्र सरकार या स्थानीय या कोई अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त करता हो वो भी संस्था के पदाधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक माने जाएंगे। 2D, असम्यक लाभ। असम्यक लाभ यानी अनड्यू एडवांटेज किसे कहते हैं? जो विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कोई भी पारितोषण, यानी जो हम मेहनताना काम किए हैं, वैसा जो काम हम किए हैं उसके अलावा हम जो भी पैसा लेते हैं वो क्या है?
असम्यक लाभ है। मान लिया कि हमको सरकार के नियंत्रण में हम कोई पद धारण करते हैं, उसके लिए सरकार हमें पारिश्रमिक देती है या वेतन देती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई व्यक्ति काम करने के लिए आता है और उस व्यक्ति का काम हम बिना पैसा लिए हुए नहीं करते हैं, तो ये क्या माना जाएगा कि ये विधिक पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक। हम उस व्यक्ति से पैसा लेके काम किए तो जो हमारा विधिक पारिश्रमिक हुआ उससे वो भिन्न पारिश्रमिक होगा। यानी विधिक पारिश्रमिक क्या माना जाएगा, जो हमारा वेतन है वो विधिक पारिश्रमिक होगा, और वो जो पारितोषण लिए वो असम्यक लाभ हुआ। थैंक यू, यहीं तक।